दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, आज इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे खान साहब के हवाले से। खान साहब ने जो है वो पिछले दिनों एक तकरीर करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान अब भी जो है वो दुनिया में काफ़ी ममालिक से सस्ता मुल्क है, यानी पाकिस्तान को एक सस्ता मुल्क करार दिया और ये कहा कि महंगाई यहाँ पे ना होने के बराबर है। और फिर उसी तकरीर के दौरान उन्होंने फरमाया कि जो है ये महंगाई वो सर्दियों के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो अगर पाकिस्तान एक सस्ता मुल्क है तो महंगाई किस तरीके से ख़त्म होगी? अब इसका जवाब तो खान साहब ही देंगे या उन्हीं को पता होगा कि किस तरीके से महंगाई ख़त्म होगी। लेकिन हमारा जो इस वक्त वाकई जो मसला है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और उसकी जो वजूहात हुकूमत वक्त बता रही है वो मेरे ख़्याल में जो है वो बुनियादी वजूहात नहीं है। जो हुकूमत के मुताबिक है कि चूँकि इंटरनेशनली महंगाई बढ़ रही है, दीगर ममालिक में भी महंगाई बढ़ रही है, इसलिए हमारे यहाँ भी महंगाई बढ़ी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह से महंगाई हो रही है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का बेशक अपनी जगह पे एक असर मौजूद है, लेकिन जो बुनियादी वजह इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की है वो ये है कि आपका रुपया जो है वो बेहद प्रेशर में है और पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों के जाल में मुकम्मल तौर पे फंस चुका है। और अब इस वक्त पोजीशन ये हो चुकी है कि पाकिस्तान को अपने जो है वो पुराने जो कर्ज़े उतारने के लिए नए कर्ज़े लेना पड़ रहे हैं, और वो भी बेतहाशा सूद के ऊपर। IMF के ज़रिए जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो हमें जो है वो पॉलिसीज़ अपनी जो है वो डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ी सी आपको जो है वो हाईलाइट्स अगर देता चलूँ तो इस वक्त गैर मुल्की कर्ज़ों का बोझ जो है वो 127 अरब डॉलर के करीब हो चुका है। ये दुनिया के 10 ममालिक जो हैं उन यानी टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों के हिसाब से इस वक्त जो है वो उनमें शामिल हो चुका है। जबकि अगर हम अपने GDP की बात करें तो हमारा टॉप 10 ममालिक तो छोड़ें, टॉप 10 शायद कंपनीज़ में भी पाकिस्तान का GDP जो है वो उनकी सेल्स के बराबर ना हो। तो एक तरफ आप कर्ज़ों का हिसाब देखें और दूसरी तरफ जो है वो आप ये देखें कि हमारा जो GDP है वो कहाँ है। 270 बिलियन लास्ट टाइम था, 270 बिलियन के लगभग, और इस मरतबा जो है वो 3 से 3.5% की जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। अच्छा, साथ ही साथ बताते जाए कि नवंबर का जो तिजारती खसारा है वो 5 अरब डॉलर, जो कि पिछले साल इसी नवंबर में 1946 अरब डॉलर था, वो हो चुका है 5 अरब डॉलर के करीब। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पोजीशन क्या है। नवंबर तक करंट अकाउंट का जो खसारा है वो 8 अरब डॉलर को पहुंच गया। डॉलर 180 को टच करने वाला है ओपन मार्केट में। IMF के प्रोग्राम से हुकूमत को 1 अरब डॉलर तो मिलेंगे, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा। अब लेकिन यह कि उसकी ज़रूरत बाहर आ रहा है, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा कि उसकी ज़रूरत क्यों है। साथ ही साथ मौजूदा कर्ज़ों की अदायगी के लिए जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही जो है वो महंगे कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं, और ज़ाहिर है जब शॉर्ट ऑफ रिजर्व्स होगी गवर्नमेंट और सऊदी अरब जैसे ममालिक सिर्फ रखवाने के लिए जो है वो एक सख्त शराइत के ऊपर हमें पैसे दे रहे होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, इकॉनमी को छोड़े हमारा जो डिफ़ॉल्ट है और गोइंग कंसर्न, हमारी अकाउंटिंग में एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि गोइंग कंसर्न जो है ना वो हमारे लिए इस वक्त मसला बना हुआ है कि किस तरीके से हम अपने जो है इन कर्ज़ों का बोझ उतारेंगे। क्योंकि इस वक्त जो है, जो मैं जैसा कि आपको बताया कि खसारा जो है वो हमारा 5 अरब डॉलर के करीब है। अब 5 अरब डॉलर का अगर आपका तिजारती खसारा हो, करंट अकाउंट खसारा आपका 8 अरब डॉलर के तक पहुंच चुका हो, और उसके बाद स्टेट बैंक के पास और कमर्शियल बैंकों के पास मिला के कुछ 27 अरब डॉलर के लगभग उनके पास पड़े हुए हों, तो उसमें से अगर आप सिर्फ ये करंट अकाउंट का खसारा निकाल दें और साथ ही साथ जो है हमें जो कर्ज़े अदा करने हैं तकरीबन 10 अरब के करीब वो है, फिर उसके बाद ये खसारा भी आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको हुकूमत कम भी करने पे आएगी तो भी मेरे ख्याल में ये करते करते हुकूमत इस वक्त 5 से 7 अरब डॉलर के शॉर्टफॉल में है। अब उस 5 से 7 अरब के शॉर्टफॉल को किस तरह हुकूमत पूरा करेगी? ज़ाहिर है कि महंगे कर्ज़े लेके पूरा करेगी। दूसरी तरफ जो हुकूमत की जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी हो, वो भी किसी भी तरीके से जो है वो हमारे फेवर में नज़र नहीं आ रही। स्टेट बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट रेट एक मरतबा फिर बढ़ा दिया। हालांकि हम जिक्र कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जो है वो उस वक्त तो बड़ा सूद
सूदमंद साबित होता है जिस वक्त वाफिर मिकदार में फ़्लो ऑफ मनी हो लोगों के पास। लेकिन इस वक्त तो हमारे यहाँ पे डिमांड को कट करना मकसद नहीं है, हमारा मकसद इस वक्त ये है कि कॉस्ट को कम किया जाए। जबकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से होता यह है कि डिमांड कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो है लोगों का इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान जो है वो ज़्यादा सेविंग्स की तरफ चला जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट होता ये है कि वो इस चीज़ का बायस बनती है कि आप जो है वो खर्च कम से कम करें, डिमांड चीज़ों की कम होती है जो कि इन्फ्लेशन में कमी का बायस बनती है, इसलिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ स्टैगफ्लेशन का चूँकि दौरा है तो उसमें ये वाली पॉलिसी इसलिए कामयाब नहीं हो सकती कि इससे हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन में भी इजाफा होगा और बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। हमारे यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ना कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें टैक्स के हवाले से जो है वो एग्जेम्पशंस तक विदड्रॉ की जा रही हैं। तो अब इस किस्म की पॉलिसीज़ के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब आप टैक्सेस बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर इकोनॉमी के ऊपर और चीज़ें महंगी होंगी, और जब चीज़ें महंगी होंगी तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो दोनों किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की, एक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली और टैक्सेस को विदड्रॉ करने वाली, वो कम अज़ कम इस माहौल में पाकिस्तान के लिए फ़ीज़िबल नहीं है। अलबत्ता ये है कि इससे गवर्नमेंट को एक टैक्स कलेक्शन में जो है वो इजाफा हो जाएगा, लेकिन उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। किया क्या जाए? अब इसका सोल्यूशन भी तो कोई होगा कि आखिर इन कर्ज़ों को किस तरीके से हमने अदा करना है कि हमें बहुत महंगे रेट के ऊपर जो है वो कर्ज़े ना लेने पड़े और हम जो है वो किसी तरीके से इस दलदल से निकल आएँ। तो उसके लिए देखें, तजावीज़ तो होती हैं। अब उसके लिए मेरे हिसाब से जिस वक्त गवर्नमेंट को करना चाहिए, आप ये देखें कि सबसे जो ज़्यादा इमीडिएट जो रिस्पांस आएगा वो आपकी एग्रीकल्चर से आएगा। आप एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म्स हैं वो इम्प्लीमेंट करें ताकि आप दालों में खुद कफ़ील हों, आप खुर्दनी तेल में खुद कफ़ील हों। तो इससे आपका इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगा, क्योंकि एक तरफ तो लोग अब ये जो है वो माशी माहरीन ये राय भी दे रहे हैं कि आप अपनी इंपोर्ट को कम करें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इंपोर्ट को भी कम किया जाएगा तो वो भी इकोनॉमी के ऊपर बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट डालेगी और उससे जो इकोनॉमी में थोड़ा बहुत भी जान है तो वो भी निकल जाएगी। तो इंपोर्ट में बहुत ही जो गैर ज़रूरी अशिया हैं वो तो चले ठीक है कम कर दें, लेकिन इन इम्पोर्ट्स को भी कम करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। रादर देन कि वर्क करना चाहिए कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाई जाएं और मुल्क को जो खुराक की जो किल्लत है उससे निकाला जाए। उसके लिए ज़ाहिर है फिर अगेन जो है वो गवर्नमेंट को खादों के ऊपर थोड़ी सी सब्सिडी देनी पड़ेगी, साथ ही साथ अच्छे बीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि पर एकड़ यील्ड ज़्यादा हो और वगैरह वगैरह। मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं ज़रूरी हवाले से, वो चीज़ें ज़रूरी पॉलिसीज़ की वजह से कंट्रोल में आए। दूसरा, ट्रैवल एंड टूरिज़म के हवाले से भी मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, तो उसमें भी काफ़ी स्कोप है, उससे ज़रिए मुबादला कमाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद सबसे जो मेन जो इम्पॉर्टेंट इस वक्त आपका जो आइटम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सर्कुलर डेट। खसारे में चलने वाले जितने भी आपके इदारे हैं जैसे PIA है, पाकिस्तान रेलवे है, स्टील मिल्स है, अच्छा उसके बाद काफ़ी सारे एनर्जी के प्लांट्स हैं, वो बड़ा हुकूमत को खसारा दे रहे हैं। तो अब इन सब इदारों को बजाय इसके कि अगर किसी वजह से प्राइवेटाइजेशन में मसाइल आ रहे हैं तो हुकूमत उनको या तो जो है वो प्रॉफिट में लेके आए या इसे जल्द अज जल्द, ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी है बनाया हुआ, तो उनकी जो भी तजावीज़ हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें ताकि उससे एक तो हुकूमत के पास रेवेन्यू भी इमीडिएट आ सकता है और हमारा जो एक लंबा जो खर्चा है एक किस्म का जो हमारे बजट का वो भी कम हो सकता है। तो सर्कुलर डेट और खसारे में चलने वाले जो इदारे हैं इनके ऊपर जो है वो वर्क किया जाए। अच्छा, दूसरा ये कि पॉलिसी रेट को बजाय इसके कि जो हमने बढ़ाया हुआ है इसको भी जो है वो नीचे लाना चाहिए ताकि पॉलिसी रेट भी जब कम होगा तो थोड़ी सी मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी जब आएगी तो उससे जो है वो बिज़नेस इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, लोगों की स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी और दीगर जो है वो कारोबार से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी जो एम्प्लॉयमेंट का बायस बनेंगी और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उससे जो वो आपके इन्फ्लेशन में एक ख़ास हद तक जो है वो कमी आएगी, बल्कि एक मल्टीप्लायर का जो इम्पैक्ट जिसे हम कहते हैं वो मल्टीप्लायर का जो है वो इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ये जो है ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। और आखिर में जो मैं बताऊंगा वो ये है कि हुकूमत के जो गैर तरक्याती अखराजात हैं जिनमें आप समझें कि तनख्वाहें हो गई, पेंशन्स हो गई, मराहत हो गई, उसके अलावा सूद की अदायगी वो तो ज़ाहिर है अब करनी है, इसी तरह डिफेंस का बजट है, इसके अलावा जो है वो
जो गैर तरक्याती अखराजात जितने भी हैं हुकूमत को उसमें कोशिश करके कम करने चाहिए, और जो तरक्याती अखराजात है जिसे हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करें, आप सड़कें, पुल और हॉस्पिटल्स, एजुकेशन के इदारे, तो इस तरह की जब तरक्याती काम हुकूमत शुरू करती है तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है, और जब एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है तो इससे अगेन डुअल बेनिफिट होता है। एक तो मुल्क में तरक्की होती है, जीडीपी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट आती है, और जो है वो इन्फ्लेशन में कमी वाक़या होती है। तो ये चंद एक तजावीज़ थी जिनके ऊपर जो है वो इमीडिएटली अगर अमल दरामद किया जाए। हालांकि अगर हम और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं लेकिन उनमें टाइम लगता है। जैसे अगर आप कहें कि जी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, तो अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आप बात करें तो इस वक्त हम जो है वो कारों के जो बनाने की अगर हम मटेरियल की बात करें तो उसका टिन तक जो है वो बाहर से हम जो है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम ये समझेंगे कि जी एलसीडीज़ के प्लांट लगाने से जो वो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ना ही हमारी मार्केट में इतनी जान है कि पूरी की पूरी जो है वो एलसीडीज़ यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर हो, या बड़ी बड़ी जो है वो गाड़ी की कंपनीज जो है वो यहाँ पे आएंगी। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ विल टेक टाइम, और उसके लिए ज़ाहिर है फिर पावर सेक्टर और सड़कें और ये वो, तो ये इस तरक्की को भी, इसको आप एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके चलें, एक अलग लाइन के ऊपर इसको लेके चलें, ताकि जो है वो ये एक स्लोली और ग्रेजुअल प्रोसेस है। और ये जो दूसरी चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर इमीडिएटली जो है ना वो एक्शन लिया जा सकता है, और हम महंगाई में और कमी की जा सकती है और रोज़गार में इजाफा किया जाता है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी वही महंगाई के हवाले से और कर्ज़ों के बढ़ते हुए बोझ के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं बरकतुल्लाह लोन साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, आईसीएमए पाकिस्तान के मेंबर हैं। वेलकम टू दी शो सर। थैंक यू। अच्छा सर, ये इस वक्त जो मौजूदा महंगाई है उसका ज़िम्मेदार जो है वो आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट है वो ठहरा रही है, जो इंटरनेशनली कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है। तो अब क्या वाकई इंटरनेशनली महंगाई से ही हमारी भी महंगाई का ताल्लुक है, या उसका किसी हद तक है और कुछ और भी फैक्टर्स हैं? मौजूदा गवर्नमेंट जब धरने दे रही थी भर भर के, जब डी चौक पे, तो उस वक्त फरमाती थी कि जब महंगाई होती है तो मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होता है। और अब ये खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं और महंगाई हो रही है, तो अब ज़िम्मेदार जो है साबिक़ा हुकूमतें भी हैं और इंटरनेशनल मसाइल भी हैं। ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा अफसोस होता है। एक तरफ महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई है कि मतलब गरीब की कमर टूट चुकी है। बजाय इसके कि गरीब आवाम के लिए कोई सलूशन निकाले, कोई ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटजी बनाए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उसके बजाय ज़ख्मों पे नमक छिड़क रही है गवर्नमेंट कि ये इंटरनेशनल मसाइल हैं। तो ये जब नवाज शरीफ के दौर में महंगाई हो रही थी तो उस वक्त तो वज़ीर आज़म चोर था। तो आज महंगाई हो रही है और गरीब आवाम पिस रही है, तो आपका जो वज़ीर आज़म है वो तो बड़ा सादिक और अमीन है, और पूरी दुनिया जो है वो गलत है, वो चोर है। देखिए, तो ये इस तरह की वो चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मतलब मौजूदा जो टीम है पीएम साहब की, उनकी पॉलिसीज़ अपेरेंटली तो नज़र नहीं आ रहा कि उस मतलब, और राय आमा भी आप देखें वो भी काफ़ी हद तक जो है ना वो महंगाई की वजह से ख़ास तौर पे बहुत परेशान हो चुकी है। अब बुनियादी हमारा जो नुक्ता है वो ये है कि महंगाई की वजह क्या है, क्यों हो रही है महंगाई? देखें, हम फिर बात करते हैं बिल्कुल ऑन, यानी एज एनालिस्ट जो है हमें न किसी सियासी झुकाव, न किसी तरफ कोई तरफदारी, न कोई बुराई। हम फिर बात करें, देखें इंटरनेशनल कुछ कोविड-19 की वजह से, फिर अभी पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से जो राइज़ हो रही है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो इंटरनेशनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हर ज़माने में रहा, हर वक्त रहा। यानी पिछली गवर्नमेंट के ज़माने में भी पेट्रोल की प्राइसेस कोई गई थी $140 पर बैरल पे गई थी, और 2014 की बात है, 13-14 की बात है। इसी तरह से
यानी इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो मेन मसला है वो तो हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है ना। यानी हमारी गवर्नमेंट नहीं, ये तो नाअहली तो एक जनरल स्टेटमेंट है ना। नाअहली में क्या, नाअहली में मैं मसलन मैं आपसे बताऊं ना कि जैसे एक तो हो सकता है कि जी इस वक्त कर्ज़ों का बढ़ता हुआ बोझ है। एक वजह तो ये हो सकती है कि इस वक्त जो है वो हमारे पास कर्ज़े देने के लिए भी पैसे नहीं है, मतलब कर्ज़ों का सूद वगैरह जो हमने अदा करना है वो भी नहीं है। करंट अकाउंट वो हमारा एक काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो ये इन वजूहात का कितना जो है देखें ना, महंगाई अभी जाहिर देखें आपकी जो आपकी महंगाई हो रही है, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 आपका जो जीडीपी जो आपकी ग्रोथ है, यानी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो 3%, 3.5 भी नहीं है, जो 8-8.5% होनी चाहिए, नंबर 1। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो इस हवाले से जो है वो ये कह चुके हैं कि 5% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। नहीं देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब पीएम जो है वो बड़े बड़े दावे करते हैं। वो एक वक्त ये कह रहे थे कि जी हम अभी पेट्रोल निकल रहा है समंदर से और हम जो है ना मालामाल हो रहे हैं, हम सऊदीया से भी आगे जा रहे हैं। आपको याद होगा 1.5-2 साल पुरानी बात है। तो बड़ी आवाम को जो है ना उम्मीदें दिलाई हुई थी, और इनकी बात पे कौन यकीन करेगा जब कोई भी बात इनकी सच्ची साबित नहीं हुई है। हमेशा से जो है ना जो भी बात ये कहते हैं उसमें कोई ना कोई एंड जो है ना नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो मैं नहीं समझता कि इनके कहने से आवाम को भरोसा होगा इन पर कि 5% ग्रोथ होगी, 6% ग्रोथ होगी। वो प्रैक्टिकली जब होगी जब देखा जाएगा। इस वक्त जो जीडीपी ग्रोथ मतलब मौजूदा पॉलिसीज में तो नजर नहीं आ रही ना, क्योंकि एक तरफ चीज नजर नहीं आ रही है कि 5%, 6%, 7% ग्रोथ पे चले जाएंगे। क्योंकि एक तरफ देखें ना इंटरेस्ट रेट जो है वो इस हद तक बढ़ाए जा रहे हैं कि वो समझ से बाहर है। दूसरा जो है वो आप ये देखें कि जो टैक्स के ऊपर जो इन लोगों को सब्सिडीज़ देनी चाहिए, तो ये उल्टा जो है वो टैक्स के ऊपर जो एग्जेम्पशंस हैं बिल्कुल वो दोबारा से जो है ना विदड्रॉ करने के चक्कर में, तो उससे इकोनॉमी का पहिया रुक नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स अभी आपने जैसे टैक्स उसकी बात की ना, इंटरेस्ट रेट की बात की, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी का बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कब बढ़ाई जाती है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, जब आवाम के पास पैसा हो और वो ज्यादा खर्च कर रहे हो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कॉस्ट पुश अभी इस वक्त कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेट को बढ़ा देता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, लोगों की सेविंग्स जो है वो बढ़ जाए और कंजम्पशन कम हो और डिमांड कम हो। इस वक्त ऐसा नहीं है, इस वक्त कॉस्ट पुश यानी आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो इस इन्फ्लेशन में मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाना बजाय मतलब जहर का टीका लगाने वाली बात हो गई ना, लगाने वाली बात है। बजाय महंगाई को रोकने के ये महंगाई को और एक्सेलरेट कर देगा। इन एडिशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को भी करेगा। इन एडिशन अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो भी बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ इस वक्त नहीं, तो फिर इनकी टीम के जो मेंबर्स हैं, देखें ना, अब अगर हम सिर्फ पीएम साहब की बात करें तो वो तो इकोनॉमी के प्रोफेशनल नहीं है, तो उनको तो जो जैसा बताया जाएगा तो वो तो ज़ाहिर है उसी तरीके से ही बात करेंगे। जैसे उनको कभी बताया जाता है कि जब डॉलर बढ़ता है तो महंगाई होती है, कभी उनको बताया जाता है कि बाहर महंगाई हो रही है तो महंगाई हो रही है, कभी कोविड में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अब ये कह रहे हैं कि जो कोविड की वजह से महंगाई हो रही है। तो ये रिपीटेडली चेंज स्टेटमेंट है। अभी कल परसों की स्टेटमेंट है, मैं सुन रहा था कि एक ही तकरीर के दौरान जो है वो पीएम साहब ने फरमाया कि जी अभी मैंने अपने इंट्रो में भी इसका जिक्र किया कि जी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने फरमाया कि जी महंगाई जो है वो सर्दियों के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है क्या? नहीं देखें, असल में बात क्या है कि अगर आप पीएम की टीम देखें, ख़ासतौर से जो इकोनॉमिक और फाइनेंस की टीम है, इंतहाई नालायक और नाअहल टीम है। आप ये देखें इनके कोई 3.5-4 साल हो रहे हैं, तकरीबन 3.5 साल हो रहे हैं। इन 3.5 सालों के अंदर यानी आपके दो मेन इंस्टीट्यूशंस थे, एक वजारत ख़जाना है, वजीर ख़जाना है, और एक स्टेट बैंक का गवर्नर है। आप इनको निकाल के आप पूरा डेटा हिस्ट्री देखें 3.5 साल की, कितने गवर्नर चेंज हुए हैं, कितने जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं। इनके बड़े बड़े अरस्तों जो आपके आए थे, क्या नाम था, असद उमर था, बड़ी बड़ी वो बढ़के चेंज हुए हैं, चेंज करवाए गए हैं, आए हैं। अभी देखें पूरा इन्होंने 3.5 साल के अंदर मईशत इकनॉमी के साथ एक खिलवाड़ किया है, पूरा खिलवाड़ किया है। कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजी, कोई एक कंसिस्टेंट बंदे को बिठा के कोई ऐसे स्टेप्स, कोई ऐसे डिसीजंस लेने होते कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक की डायरेक्शन है वो सेट हो जाती, आगे के लिए कुछ उम्मीदें होती। यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यानी एक आया 6 महीने रुका, दूसरा चला गया, फिर वो एक पीपल्स पार्टी की कैबिनेट का एक बंदा आया, कभी मुशर्रफ की कैबिनेट का बंदा आया, कभी एक अरस्तों आया, कभी एक वो।
तो इस तरह से जो है ना इकोनॉमी मुल्क नहीं चला जा सकता है। ये अच्छा, 22 स्टेट करोड़ बैंक का को मुल्क है। ऑटोनॉमी बॉडी बनाने की तरफ जो है ना वो एक बिल भी पेश किया जा रहा है, तो इसकी जो है वो क्या इम्प्लीकेशंस होंगी? स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं। जी जी। देखें, स्टेट बैंक को तो हमेशा से ही एक ऑटोनोमस बॉडी ऑन पेपर तो है, ऑन पेपर है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो हम देखते हैं प्रैक्टिकली इस पे जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पूरा इन्फ्लुएंस होता है हमेशा से। मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं करता, हमेशा हाँ, से नोट influence वोट होता है। छापते रहते हैं, कर्जे लेते हाँ, हैं, कर्जे लेते रहते हैं। तो मैं लेकिन इस समझता हूँ मरतबा नहीं होने दिया ना इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। लेकिन अगर ये जो बिल पास होता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये बहुत खुशाइन बात है, अच्छी बात है, क्योंकि स्टेट बैंक ऐसा इदारा है जिसको बिल्कुल ऑटोनोमस होना चाहिए, उसके अपने लेकिन डिसीजन नहीं, होने लेकिन चाहिए। ये आपकी बात सही है, बिल्कुल खुशाइन बात है, प्रोवाइडेड कि वो जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो आपका लोकल बंदा हो या सियासी बंदा हो या टेक्नोक्रेट भी हो तो लोकल हो। अब यहाँ पे जो मौजूदा जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर साहब हैं तो उनके ऊपर तो काफ़ी सारी जो है ना वो देखिए, मैं एतराज़ात हैं। इंडिविजुअल पे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर है वो एक हर बंदे की जो भी जो फाइनेंस को समझता है या इन मामलात को समझता है, वो तो ये कहते हैं भाई एक इम्पोर्टेड बंदे को लाके बिठाया गया है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर इम्पोर्टेड बंदा भी अगर एक लॉयल पाकिस्तानी है, सिंसियर है, ठीक है, और कॉम्पिटेंट है, वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को पाकिस्तान की जो आपकी जो फाइनेंशियल आपका जो पूरा सर्कल है, सिस्टम है, उसको सही तरह मैनेज कर सकता है, तो उसको वेलकम कहना चाहिए। मैं इस बंदे के बारे में अच्छाई बुराई में नहीं कहता, लेकिन इस तरह का अगर बंदा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है, इम्पोर्टेड है, कॉम्पिटेंट अगर है, वो लेकर आए हैं, तो अभी तक मेरा ख्याल है कितना अर्सा हुआ, 1 साल से तो ज़्यादा अर्सा हुआ इनको आते हुए। कौन सी चीज़ें ऐसी चेंज हो गई? अभी इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी को जो इन्होंने छेड़ा हुआ है बिल्कुल गलत है। ये स्टेट बैंक के गवर्नर को मेरा ख्याल है ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए इस वक्त। ये डिमांड पुल वो नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी से आप खेलें। बहुत बहुत शुक्रिया लोन साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी और आपकी जो है वो राय हम लेते रहेंगे। थैंक यू नाज़रीन, इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने कल जो है वो ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह तो कर दिया है और उस हवाले से हमने कोशिश की काफ़ी PTI के रहनुमाओं से भी बात करने की, लेकिन वो ज़रा मसरूफ़ थे तो उनसे तो बात नहीं हो पाई। हमारे साथ जो है वो सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं सिंध के उवैस कादिर शाह साहब, वो मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है उवैस कादिर शाह साहब ने, सिंध के वज़ीर मवासलात हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले तो मुबारक हो, आखिर अल्लाह अल्लाह करके जो है ये ग्रीन लाइन चल पड़ी है, तो इसका क्रेडिट जो है वो किसको मिलेगा? मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को मिलेगा, पीपल्स पार्टी को मिलेगा या PTI को मिलेगा या MQM को मिलेगा, किसको मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चौधरी साहब, ये आपने जो कहा चल पड़ी है, इस वक्त ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है और उसमें अभी बहुत टाइम दरकार है उसको प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने में। यहाँ पे बसेस इनकी कोई 40 कमोबेश आ चुकी हैं, उनका ट्रायल रन होना बाकी है। ट्रायल रन से पहले उनके ITS सिस्टम का इंस्टॉल होना बाकी है। ITS सिस्टम को लिंक होना लाजमी है कमांड एंड कंट्रोल से, ताकि फेयर सिस्टम जनरेट हो सके। CCTV का होना लाजमी है। यहाँ पे जो स्टेशंस हैं उनको प्रॉपर ऑपरेशंस उनका लाजमी है, जिनमें से ये समझ लीजिए कि 80% काम अभी तक रहता है। बहुत से स्टेशंस तो ऐसे हैं जिस पे सिरे से काम हुआ ही नहीं है। अच्छा। अब असद उमर साहब और गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने पिछले 3 साल में जो जीरो कारकर्दगी है उनकी कराची में, उसको छुपाने के लिए ये वही ड्रामा खेला है जो KCR का कुछ महीने पहले खेला गया कि KCR के अंडरपासेस और फ्लाईओवर जिनमें आधे पैसे सिंध गवर्नमेंट के हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे FWO को बनाने के लिए दिए गए, उस पे वजीर आजम साहब को यहाँ लाए और एक सेरेमनी की और ये ऐलान कर दिया कि KCR बनने जा रहा है। जबकि ये वही फेडरल गवर्नमेंट है जिसने बने बनाए KCR के तकरीबन मंजूर शुदा पूरे प्रोजेक्ट को CPEC से भी बाहर निकलवा दिया।
ये वही अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट है जिसने इस केसीआर को भी खत्म करवाया और फिर उसी केसीआर पे एक ड्रामा खेला कि यहाँ पे कि केसीआर बन रही है जब उसका यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं है, कोई ऐलान नहीं है, कोई सर्वे नहीं है। इसी तरह ग्रीन लाइन के साथ भी ये मजाक किया जा रहा है। ठीक मैंने है। पहले भी मीडिया के बहुत से दोस्तों के तवज्जुद से ये बात की थी कि हमारी नाजरीन जो देख रहे हैं उनको भी ये पता चले और ये फेडरल गवर्नमेंट के जो अरस्तू हैं उनको भी ये पता चले कि देखें ये स्कोप बनाया गया है इस प्रोजेक्ट का, ये है कि ये यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के इस इशू में यहाँ फैसिलिटेट करे कराची के भाई बहनों को। जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिंध गवर्नमेंट को मिलना था, सिंध गवर्नमेंट को आपने बसेस भी प्रोक्योर नहीं करने दी। सिंध गवर्नमेंट से ये मंसूबा 2018 में वापस ले लिया गया। उसके बाद 3 साल और ताख़ीर कर दी इसमें आपने, उन बातों को भी भूल जाते हैं। लेकिन अब इस वक्त जब ये मंसूबा 3 से 6 महीने में कंप्लीटली तैयार हो सकता है और प्रॉपर इसकी जो फायदा है वो हासिल हो सकता है मेरे कराची के लोगों को, तो इसको पेशावर BRT पार्ट 2 ना बनाएं कि अभी तक वहां पे हादसे हो रहे हैं, अभी तक वहां पे ऑपरेशन कभी बंद हो रहा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। लेकिन अब इस तरीके से अगर इनको यही पॉलिटिकल गेम्स खेलने हैं तो इसमें बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान को कम से कम यहाँ पे जो हकायक हैं, ज़मीनी हकायक है, उनको देखना चाहिए। वो खुद इस चीज़ की इंफॉर्मेशन लें, अपने अरस्तुओं पे एतबार कम करें, क्योंकि यही अरस्तु हैं, इनके होते हुए इनको किसी भी दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो सर, ये जब सिंध गवर्नमेंट के पास ये वाला प्रोजेक्ट था शाह साहब, तो उस वक्त जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने फिर इसको क्यों टाइमली कंप्लीट नहीं किया? ये शुरू से ही वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट था। चौधरी साहब, ये डिसाइड ये हुआ था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो बसेस और ITS सिस्टम सिंध गवर्नमेंट ने खरीद के इसको ऑपरेट भी सिंध गवर्नमेंट ने करना है। ठीक है। लेकिन 2018 में ही वजीर आजम पाकिस्तान जब पहली बार यहाँ पे तशरीफ लाए और गवर्नर हाउस में उनकी एक मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में वजीर आजम साहब ने ये कैटेगोरिकली बात क्लियर कर दी कि हमारे पास फंड्स मौजूद हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तो फेडरल गवर्नमेंट फेडरल रिसेप्ट से फंड आते हैं जिसमें हमेशा शॉर्टफॉल होता ही होता है। यहाँ पे वफाक की गवर्नमेंट नहीं होती, सूबे में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो फेडरल गवर्नमेंट ये कर रही है सिंध गवर्नमेंट के साथ, जो पिछले 3 साल से हम लोग कहते हुए आ रहे हैं। तो जब वजीर आजम साहब ने कहा कि हमारे पास फंड मौजूद हैं और सिंध गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना, फेडरल गवर्नमेंट खुद ही करेगी, खुद ही ऑपरेट करेगी, फिर 3 साल के बाद सिंध गवर्नमेंट के हवाले किए जाएंगे। अच्छा। हमने कहा अगर आप इसको टेक ओवर कर रहे हैं तो फेडरल गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, सिंध गवर्नमेंट, बल्कि मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज का कि मैं 2 दफा इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का विजिट कर चुका हूँ और मैंने बहरहाल ये रिक्वेस्ट की थी कि ये हमें एक टाइमलाइन दे दें ताकि हम अपनी बसेस की प्रोक्योरमेंट में और ITS की प्रोक्योरमेंट में जो सिंध गवर्नमेंट के फंड से होनी है, ताकि उसका हम प्रोसेस स्टार्ट कर लें, उसमें डिले ना आए। ठीक है। तो मतलब आपको ये अभी लगता है कि आइंदा भी ये वफाकी हुकूमत अपने ही कंट्रोल में रखेगी, या ये बेसिकली तो सिंध गवर्नमेंट का राइट है ना कि वो ट्रांसपोर्टेशन के जो भी मामलात हैं उनको ऑपरेट करे? जैसे पंजाब में या दीगर सूबों में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चला रही हैं, तो ऐसा इसको ऑपरेट फेडरल गवर्नमेंट क्यों करेगी? देखें, अगर फेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर चुकी है कि उससे ही ऑपरेट करना है और वो ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट को कोई कबाहत नहीं है। हमने तो पहले भी उन्हें ऑफर किया था कि हम आपके साथ इन जो बड़े बड़े मंसूबे हैं, जो अवामी फलाह के मंसूबे हैं, उनमें आप आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। और इसमें भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इश्यूज थे ग्रीन लाइन के हवाले से, वो प्रायोरिटी पे सॉल्व कर दिए गए, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहीं भी ऐसा कोई इशू नहीं होने दिया जिसपे कल ये बात कर सके कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रुकावटें आ रही हैं। अच्छा। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि फेडरल गवर्नमेंट को चलाना है, तो बिल्कुल चलाएं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है, हम उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे, लेकिन खुदारा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट जरूर करें। आपके स्टेशन पे काम रहता है, आपके पास टिकट फेयर सिस्टम मौजूद नहीं है, आपने जो केबल्स डाले हैं वो इतने ब्लो सब स्टैंडर्ड थे कि उनको दोबारा खोद के आपको निकालना पड़ रहा है और नई केबलिंग करनी पड़ रही है। तो देखिए, ये सारी चीजें आगे चल के इस प्रोजेक्ट को खराब कर देंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट शाह साहब आपने उठाया, वो ये है कि कराची सर्कुलर रेलवे को वफाकी हुकूमत ने CPEC से निकलवाया, तो मतलब क्या वाकई ऐसा है ये CPEC में था और निकलवाया, और इसके पीछे वफाकी हुकूमत के क्या मफादात हो सकते हैं?
देखिए, ये मंसूबा सीपैक में कराची सर्कुलर रेलवे का आया था। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब बहरहाल इसको सीपैक में जितनी भी मीटिंग्स ज्वाइंट वर्किंग कमेटी की हुई, जेसीसी की मीटिंग्स हुई, वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग हुई, यहाँ तक मुराद अली शाह साहब ने जो फ्रेमवर्क था वो फ्रेमवर्क भी, इसका एग्रीमेंट भी तकरीबन तैयार हो गया था और इसको कंप्लीट मैच्योर प्रोजेक्ट था। इसकी सिर्फ सॉवरेन गारंटी इशू करनी थी और यहाँ पे राइट ऑफ वेज का कुछ इश्यूज था और कुछ कंपनीज का हवाले से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ थे, जो कंप्लीटली प्रोजेक्ट रेडी हो चुका था। फेडरल गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये आया, देखिए मैं इस चीज की मुखालफत नहीं करता कि मेन लाइन 1 ML1 का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं होना चाहिए, वो मेरे मुल्क का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल हमारी पॉलिटिकल पॉइंट विजन दूसरा है और फेडरल गवर्नमेंट में जो बेवकूफ बैठे हुए हैं उनका विजन कुछ और है, उनके मकासद कुछ और हैं। जो पॉलिटिकल लोग नहीं है, जो गलती से इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनके कुछ जो तरीकेकार हैं वो कुछ दूसरे हैं, जो एक सियासी वर्कर के पॉलिटिकल कारकुन के नहीं है। मैं दोबारा उस पे आ जाता हूं पॉइंट पे कि जब दोनों ऑप्शन उनके सामने रखे गए तो फेडरल गवर्नमेंट, इसी मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट के प्लानिंग के वजीर ने सीपैक को, जो रेलवे के हमारे पहले मिनिस्टर थे, सीपैक में से केसीआर को अलग करवा दिया कि केसीआर को फिलहाल रहने दिया जाए, हालांकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था। उसमें सिर्फ सॉवरेन गारंटीज और एक दो गारंटीज के इश्यूज थे। उसके बाद यहाँ पे उसके सर्वेज के काम भी शुरू हो जाते। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट। नहीं शाह साहब, ये तो मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ वजह क्या है? मतलब इसमें वजह ये थी कि उन्होंने केसीआर को तरजीह नहीं दी और ML1 को तरजीह दी। अच्छा, ML1 को सीपैक में ले लिया और केसीआर को निकलवा दिया। अच्छा, ये मतलब उनकी ये वजूहत थी। अच्छा सर, थोड़ा सा अब ये ग्रीन लाइन से या केसीआर से हट के हम बात करते हैं। अब इस वक्त जो, अगर आप भी गौर करें तो कराची के जो शहरी हैं और अंदरून सिंध के भी तकरीबन और यही हाल है कि चिंची विंचियों के ऊपर आ चुके हैं। मतलब पहले तो मिनी बसें चलती थी, अब तो खैर उनकी भी वो पोजीशन हो चुकी है कि लोग जो है वो चिंचियों के रहमो करम के ऊपर है। तो आपकी जो हुकूमत है, हमारे नाजरीन को बताएं कि वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या खुशखबरियाँ अपने पास रखती है, ताकि ज़रा उनको भी पता चले कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ किस हद तक मुखलिस है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि इस शहर कराची में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने चाहिए थे, जो पहले शुरू हो जाने चाहिए थे। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी फंडिंग की ज़रूरत होती है, और जब बड़े इदारों के, डोनर इदारों के पास आप जाएंगे तो उनको टाइम लगता है कि वो यहाँ आएंगे, सर्वे करेंगे, उसमें सालों लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने ये कोविड का जो 1-1.5 साल गुजरा है, पूरी दुनिया में इसने इफेक्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, रेड लाइन का और येलो लाइन का। रेड लाइन का तो कंस्ट्रक्शन का काम हम इसी महीने दिसंबर में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, जो 2 साल में कंप्लीट होना है इसी शहर कराची में। रेड लाइन और येलो लाइन, ठीक है। येलो लाइन जो वर्ल्ड बैंक के तवस्सुत से, और सिंध गवर्नमेंट, इसमें वफाकी गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलकर येलो लाइन बना रहे हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलकर रेड लाइन बना रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट दोनों जो है वो कंस्ट्रक्शन में शुरू हो जाएंगे। और जो हमारा मेन बसेस का प्रोजेक्ट है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो हमने फेज वाइज शुरू किया है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट उसमें खुद अपनी प्रोक्योरमेंट में जा रही है। सिंध गवर्नमेंट अपने फंड्स उसमें इन्वेस्ट कर रही है। 250 बसेस का जो हमारा पहला फ्लीट है वो इंशाल्लाह अगले साल मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। कराची की सड़कों पे वो बसें आ जाएंगी। 250 बसें हमने पहले फेज में, जिसमें हम 7 रूट ऑपरेट करने जा रहे हैं, जिनके बस स्टॉप की कंस्ट्रक्शन भी इंशाल्लाह इसी हफ्ते के आखिर में, इसी हफ्ते में, मैं कह रहा हूँ हफ्ते 1.5 हफ्ते में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं जिनमें फंडिंग की बहुत जरूरत होती है, लेकिन प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइन में ही मैच्योर्ड है और बहुत जल्दी ऑन ग्राउंड लाने की। और इनकी कंप्लीशन डेट क्या है शाह साहब? कंप्लीशन डेट जो बीआरटी के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो रेड लाइन की डेट है वो तो है 2 इयर्स कंस्ट्रक्शन पीरियड है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन 2 साल में वो इंशाल्लाह उसकी कंप्लीट हो जाएगी। 2023 आ गया, चले जी। दो और जो येलो लाइन की है वो 3 साल की है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कॉरिडोर है और बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया से, जहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत होता है, वहाँ से ये गुजर रहा है। कराची कोरंगी साइड से ये निकलेगा और कॉमन कॉरिडोर तक जाएगा, नुमाइश तक, वहाँ तक जाएगा। बाकी ये जो हमारा बसेस का तीसरा प्रोजेक्ट है, इसकी तो इंशाल्लाह ये 5 महीने के अंदर अंदर प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलें, ये बहुत अच्छी आपने खबरें सुनाई। अब एक सवाल थोड़ा सा, ये जो आज ये लोकल
गवर्नमेंट का जो कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है जो बिल था, तो उसमें बड़े एतराज़ात मुखालफिन उठा रहे थे। तो उसमें लास्ट टाइम जो है ना वो KWSB कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से मेरी इम्तियाज़ शेख साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ये भी हमने जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंडर में कर दिया है। तो इसके अलावा उसमें क्या क्या ऐसी मिसकॉन्सेप्शन है जो आप चाहेंगे कि दूर हो जाए? देखिए चौधरी साहब, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस कोई भी नहीं होते जब आपके पास फ्लोर ऑफ द हाउस प्रोविंशियल असेंबली मौजूद है, ठीक और है। उसमें आप बात कर सकते हैं। और जब गवर्नमेंट साइड इतनी अच्छी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो यहाँ पे है वो आपको ऑफर कर रही है कि आप बात करें और आपके जो एतराज़ात हैं, जो आप अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, उस पर डिस्कस भी किया जाएगा, आप इसको अमेंड भी कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, आपकी बात सुनेंगे। हम वो नेशनल असेंबली वाली कोई हरकत नहीं करेंगे कि एक दिन में 30-32 कानून पास कर दें, बुलडोज ऑफ कर दें और खत्म कर दें, आपके माइक भी ना खोलें, आपको बोलने भी नहीं दिया जाए। लेकिन अगर यहाँ पे अपोजिशन के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, कुछ बात करने के लिए नहीं है, कुछ साबित नहीं कर सकते कि वाकई वो सीरियस हैं इस बिल के हवाले से, या वो सीरियस हैं कि ग्राउंड मतलब नीचे तक जो है पावर की शिफ्टिंग हो, डिवैल्यूशन ऑफ पावर हो, तो देखिए फिर उनके पास सिर्फ ये मछली मार्केट ही बनाना है असेंबली को, ये बहाने ही नहीं शाह साहब, मेरी जो मेरी नाकिस मालूमात है ना वो ये है कि बेसिकली उनको जो एतराज़ है ना, वो ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन है वो सीक्रेट बैलेटिंग के ऊपर है। उनके ख्याल ये है कि सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू होगा ये कि अगर किसी दूसरी पार्टी के भी नुमाइंदे जीत के आएंगे तो वही सेल परचेज वाला सिस्टम जो सेनेट में देखा गया है, तो वो सिलसिला जो है ना वो दोबारा से यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। और जो रियल जो लोगों के जो उससे आए हुए होंगे नुमाइंदे, उनको सही तरीके से मैकेनिज्म में नुमाइंदगी नहीं मिल सकेगी। तो ये सीक्रेट बैलेटिंग आप हटा दें, उसमें मतलब आप लोग क्यों मतलब उसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि बैलेटिंग सीक्रेट ही होगी? चौधरी साहब देखिए, चलें, अगर आप कहते हैं तो हमने हटा दिया और हुक्म करें और बात करें। देखिएगा आज अच्छा। आपका ये आपके शो पे मैं ये कह रहा हूँ, हमने इसको हटा भी दिया, इसको ख़त्म भी कर दिया। बहुत से पावर्स जो स्टिल देने थे लोकल गवर्नमेंट्स को वो दे भी दिए। हाँ। लेकिन ये सारी बातें असेंबली में कही जा सकती थी। और प्रोविंशियल मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हमने बिल बनाने से पहले भी आपसे राब्ते किए, आपसे राइटिंग में भी चीज़ें ली और आपसे राब्ते में रहे। अब भी इस वक्त बैठे हैं कि अगर आपकी कोई अमेंडमेंट है तो यहाँ पे आप ले आएँ, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये प्रोविंशियल असेंबली में जो भी आपकी लॉ बाउंड्रीज में चीजें होंगी वो अप्रूव कर दी जाएंगी। जो भी अमेंडमेंट्स ऐसी होंगी जो निचले सतह तक इक़्तिदार की मुंतकिली को यकीनी बनाए, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कभी पीछे नहीं हटेगी। अवामी गवर्नमेंट है, हम लोग चाहेंगे कि ऐसा ही एक फार्मूला आए, ऐसा ही एक मैकेनिज्म आए कि जो इसका थीम है, जो इसका मकसद है, जो इसका एम है, वो पूरा हो सके लोकल बॉडीज का। लेकिन वहां पे तो उन्होंने बात नहीं की। चलें, गवर्नर साहब ने जो बिल भेज दिया, अब जब ये परसों असेंबली में बिल आएगा तो आप इसको विटनेस कीजिएगा। सारी वही चीजें हैं जो इन्होंने असेंबली में बात नहीं की। इनको पता है कि वो सारी चीजें बिल में ऑलरेडी मौजूद हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास बात करने के लिए कोई वैलिड, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं और बराए तनकीद है और कुछ भी नहीं है। और इनको असेंबली में आना चाहिए। अच्छा सर, कराची के बाई इलेक्शन और बाई इलेक्शन में जो अपसेट आपकी विक्ट्री हुई थी बल्दिया वाले में, अब लाहौर में भी आप लोगों ने जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कमबैक किया है, तो इसको क्या समझा जाए? मतलब वो जो ज़्यादातर जो हमारे मुबस्सिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि आइंदा जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो रास्ते हैं वो हमवार हो रहे हैं, और कुछ मतलब वो कहना चाहिए कि दीगर जो नादीदा जो वो है तो उनके साथ भी बड़े चीज़ें सेटल होती जा रही हैं। देखिए, हमारे अवाम बाशऊर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम समझ चुकी है। जो उनको झूठे वादे किए गए, जो झूठे दिलासे दिए गए, जो झूठ बोले गए, उनको हमारी कौम ने अच्छी तरह देख लिया कि ये 3 साल में जितनी इन्फ्लेशन हुई है, जो महंगाई का तूफान बरपा हुआ है, जो गली कूचों से आवाज़ें आ रही हैं, आहो पुकार आ रही है, वो यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट बैठे हुए उन गूंगे बहरे अंधों को सुनाई नहीं दे रही। ना वो देख सकते हैं आंखें होते हुए, ना कान होते हुए वो सुन सकते हैं, और ना ही उनका मुंह कुछ सच बोल सकता है। लेकिन हमारी कौम ये जान चुकी है कि जो 2018 में हुआ वो आइंदा इस मुल्क में नहीं होगा। और हकीकी जमहूरियत पसंद कौन लोग हैं, कौन उनकी बात वहाँ पे कर सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिस पे हमारे कौम ने एतमाद किया है और आइंदा भी एतमाद कर रहे हैं।
और अब जो चेंज आ रही है, जिसकी विटनेस आपने लाहौर में भी देखा और शहर कराची में भी जो विक्ट्री हुई वो आपने देखी कि जो लोग दावा करते थे उनका कहीं नामो निशान पता नहीं चला। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमारे कौम ने एतमाद किया, हमारे लोगों ने एतमाद किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करते रहेंगे और अवामी भलाई के लिए सच बोलते रहेंगे। कितने भी केसेस लगा दिए जाएं, कितनी दफ़ा जेल में डाला जाए, हम सच ज़रूर बोलेंगे और अवामी मसाइल को उजागर ज़रूर करेंगे। और इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में 2023 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरक्की को, विक्ट्री को सब लोग देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके कीमती वक्त का। ये थे उवैस कादिर शाह साहब, जिनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी जो है वो आइंदा भी अवामी खिदमत करती रहेगी और उनका जो अज़म का इजहार किया है वो आपके सामने है। महंगाई के हवाले से तो हमने काफ़ी हद तक बात कर ली और उम्मीद है, कोशिश की है कि आप लोगों को किसी हद तक जो है हमारी आवाम को भी समझ में आए कि क्या ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके ऊपर बहस तो बहरहाल एक लंबी की जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आप तक पहुंचाएं। तो कल जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इफ्तिताह किया ग्रीन लाइन बस का, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके 80 बसें आ गई हैं, उनका इफ्तिताह भी हो गया है। और बहुत बहुत कराची के वासियों को मुबारकबाद कि जो है वो आप अब अच्छी सफरी सहूलत का जो है वो मज़ा ले सकेंगे, जो आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले ले लेना चाहिए था। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।